हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी की क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। एज आई कमिटेड यू कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे ग्रेड 2 के पेपर में जितनी भी शिफ्ट हुई थी तो मैथ्स पेडागोजी आपकी वहाँ से बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो वो सारे पेपर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, थोड़ा स्पीड से आज हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे क्योंकि सारी शिफ्ट के पेपर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। सो कोई भी डाउट आता है तो डाउट रखना नहीं है, कमेंट बॉक्स में जाकर डाउट बता देना है कि हाँ यहाँ पर कोई डाउट रह गया। वैसे आई विल ट्राई कि कोई भी डाउट हमारा नहीं रहे, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए चले। ठीक है, प्रीवियस 5 क्लासेस आपने देख ली होगी। 5 क्लासेस में जितना भी बेसिक था और जितनी भी थ्योरी थी मैं यहाँ पर पढ़ा चुकी हूँ। अब कोई भी नई थ्योरी आती है तो वो साथ के साथ हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रारूपवाद फॉर्मलिज्म को किस नाम से जाना जाता है? अमूर्त चित्रण के नाम से जाना जाता है, डिडक्टिविज्म के नाम से जाना जाता है, तर्कमूल गणितवाद के नाम से जाना जाता है, इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। यदि आपने प्रीवियस सारी क्लासेस देखी है तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि आपको पता है फॉर्मुलिज्म एक फॉर्मूला टाइप बात हो रही है। तो फॉर्मूला किस में लगता है? निगमन में लगता है। निगमन विधि में क्या होता है? निगमन विधि में ये चीजें होती है कि सबसे पहले सूत्र पढ़ाया जाता है, उसके बाद उदाहरण की तरफ आया जाता है ना। तो अब ये चीज समझो कि जो निगमन विधि है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका आंसर आपका डिडक्टिविज्म हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में हमने जब 9th क्लास की बुक देखी थी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मैथ्स में निगमन विधि, निगमन तर्कणा पर जाया जाता है, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग की जाती है, साथ ही निगमन विधि को फॉलो किया जाता है। निगमन में क्या होता है? उदाहरण से नियमों से उदाहरण की तरफ बढ़ा जाता है, जो कि आगमन विधि का जस्ट उल्टा होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डिडक्टिविज्म। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। प्रारूपवाद फॉर्मलिज्म के अन्य नाम क्या है? क्योंकि फॉर्मलिज्म लिखा हुआ है तो आप निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड को क्या बोल सकते हो? प्रारूपवाद बोल सकते हो, फॉर्मलिज्म यहाँ पर बोल सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, लेट अस स्किप। और ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, प्रीवियस लास्ट क्लास में ही हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विनिमय गुण की व्याख्या करता है? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय समझ में आ रहा है? कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, जहां पर संख्या आगे पीछे कर दी जाती है और बाकी कोई कुछ नहीं रहता है। 103 प्लस 25 माइनस 35 बराबर 103 प्लस 25 माइनस 35। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। 35 माइनस 22 बराबर 22 माइनस 35 और ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। तो देखो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, क्योंकि साहचर्य नियम को बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 22 जो है मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। एक सीधी सी बात है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। 35 माइनस 22 करोगे तो 5 में से 2 गए 3 और ये 13 बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस 13 बचेगा। तो दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, क्योंकि साइन जो उल्टे कर दिए, इसको माइनस का कर दिया और इसको प्लस का कर दिया बराबर के इधर, जो कि सरासर गलत है, इसकी तौहीन हो गई है क्वेश्चन की। तो तीसरा और चौथा गलत है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए क्रम विनिमय गुण की व्याख्या करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 को भी देख लो। यहाँ पर क्या हो रहा है? 103 प्लस 25 को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया है और माइनस 35 को यहाँ पर बाहर निकाल दिया है, जो कि क्या बता रहा है? जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पर वितरण का नियम है, ये क्रम विनिमय का गुण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए जो है आपके क्रम विनिमय गुण की व्याख्या करता है। रिवाइज कर लेना सारी चीज़ों को। अभी मैं यहाँ पर आपको ये क्लास ओवर होने के बाद एक 4 क्वेश्चन का एक सेट दूंगी। ठीक है, 4 क्वेश्चन के सेट में आपको क्या करना है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम है, तो उसकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, चलिए, तो क्रम विनिमय गुण समझ में आता है ना? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। संख्या आगे पीछे कर लो, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना। प्लस माइनस जैसे इसने तीसरे नंबर के ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपने तो ये याद कर लिया होगा कि संख्या आगे पीछे हो, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आप चलेंगे। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए क्रम विनिमय गुण की यहाँ पर व्याख्या करता है, कम्युलेटिव लॉ की यहाँ पर व्याख्या करता है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है? मतलब नॉर्मल सीधी सी बात पूछी जाएगी आपसे, कोई भी यहाँ पर लॉजिक नहीं लगाना है। प्रत्येक संख्या का एक घटक होता है, हर एक संख्या का एक फैक्टर होता है। दो एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है, और कोई विषम नहीं है क्या? है ना, एकमात्र बोला है मतलब ओनली। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, या फिर एक जो है एक अभाज्य संख्या यहाँ पर मानी जाती है। तो कौन सा कथन आपको यहाँ पर सत्य लग रहा है? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक को तो हम लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं, क्योंकि हर एक के फैक्टर में गुणनखंड में एक आता है। ठीक है, और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद हमारा 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11, फिर 13, फिर 17, इस तरीके से ये चलेगी संख्या। तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर हमारा सही है, क्योंकि दो के अलावा भी तो और भी अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो फिर हम लोग दो को नहीं बोल सकते, और एक प्रकार की अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। इसका आंसर क्या हो गया? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर होती है।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मैथ्स का है, इसको स्किप कर देते हैं, अभी सिर्फ पेडागोजी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगला क्वेश्चन, महाभास्करी 18वीं शताब्दी में पूर्ण किया गया एक खगोलीय कार्य है, किसके द्वारा लिखा गया? तो आपने पढ़ा था ना, महाभास्करी, लघु भास्करी जो है किसके द्वारा लिखे गए? क्योंकि देखो हमने सारी बुक के नाम कंप्लीट कर लिए, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? आर्यभट्ट नहीं होगा, उनके द्वारा आर्यभट्ट ही लिखा गया। श्रीधर यहाँ पर नहीं होगा, भास्कर आचार्य यहाँ पर हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भास्कर आचार्य के द्वारा ही, भास्कर प्रथम जो है उनके द्वारा ही महाभास्करी और लघु भास्करी को लिखा गया। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा फटाफट हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। आर्यभट्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इनके द्वारा आर्यभट्टियम लिखा गया है। वराह मिहिर जो है उनके द्वारा पंच सिद्धांतिका को लिखा गया है। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा गया है, उन्हीं के नाम पर है ना। और श्रीधराचार्य जो है, ये जो श्रीधराचार्य हैं, इनके द्वारा पाटीगणित और त्रिष्टिका जो है हमने पढ़ा भी था, धूल में लिखते हैं, इसीलिए इस गणित को, अंक गणित को पाटीगणित भी बोला जाता है। ठीक है, पाटीगणित और त्रिष्टिका जो है इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये श्रीधराचार्य के द्वारा लिखा गया है। एक आध नाम और देख लो, महावीराचार्य के द्वारा गणित सार संग्रह को लिखा गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम थे। और आर्यभट्ट द्वितीय के द्वारा महाभट्ट सिद्धांत को लिखा गया है। तो इंपॉर्टेंट नाम थे जो अभी अपन ने एट रिसेंट डिस्कस कर लिए। तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट हो जाएगा। श्रीधराचार्य 750 ईस्वी में पाटीगणित त्रिष्टिका और भास्कर आचार्य के द्वारा महाभास्करी और लघु भास्करी को लिखा गया। ये भास्कर प्रथम है। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और रामानुजन के द्वारा संख्या सिद्धांत को लिखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके साथ याद रख सकते हो। इसका आंसर यहाँ पर भास्कराचार्य होगा, क्योंकि श्रीधराचार्य के द्वारा नहीं लिखा गया, हमने बुक में भी पढ़ा है, तो हम तो वही मानेंगे जो सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बढ़ते पौधों की संख्या है। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके। बढ़ते पौधों की संख्या क्या बताती है? प्राकृतिक संख्या बताती है, वास्तविक संख्या है, फेबोनाची संख्या बताती है या परिमेय संख्या? तो फेबोनाची सीरीज जो है बढ़ते पौधों की संख्या हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। भास्कर प्रथम का तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, भास्कर प्रथम ने महाभास्करी और लघु भास्करी की रचना करी थी। तो जो भास्कर द्वितीय है, इनके द्वारा कौन सी रचना की गई है? भास्कर द्वितीय के द्वारा यहाँ पर सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती की रचना की गई है। क्या हो जाएगा हमारा? सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती, ये भास्कर द्वितीय के द्वारा की गई है। नाम आपको दिए जाएंगे और ऑप्शन भी आपको उसी हिसाब से मिलेंगे, तो आप आसानी से वहां पर पहचान पाओगे। ठीक है, और फेबोनाची सीरीज अपन ने सेशन 3 में कंप्लीट कर लिया था। जिनको फेबोनाची सीरीज नहीं पता है, जिनको गोल्डन नंबर नहीं पता है, वो एक बार सेशन 3 में जाएंगे, जहाँ पर एक पेड़ का एग्जाम्पल देकर हमने समझा था कि ये किस सीरीज कैसे चलती है। 0 1 1 3, ठीक है, पहले 2 आ जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएंगे, 3 2 5 हो जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 8 और 5 13 हो जाएंगे, 13 8 21 हो जाएंगे, फिर 34 हो जाएंगे। तो ये जो सीरीज चलती है, फेबोनाची सीरीज चलती है, और इस सीरीज को डिवाइड करने पर जो नंबर मिलते हैं वो हमारे गोल्डन रेशियो, सुनहरा अनुपात यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, मोनालिसा हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, हमारा कान हो गया, स्पाइरल शेप जो होता है, वो फेबोनाची सीरीज जो गोल्डन रेशियो होता है उसको यहाँ पर फॉलो करता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। आंसर इसका क्या है? फेबोनाची संख्या यहाँ पर ये चीज़ कहलाएगी। अगला तो मैथ्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणितीय प्रतिरूपण मॉडलिंग के प्रमुख चरणों का अनुक्रम यहाँ पर क्या होगा? वही ऑप्शन जो एक बार पहले हम लोग कर चुके हैं। समस्या को समझना, गणितीय विवरण का सूत्रीकरण करना, गणितीय प्रश्न समस्या का समाधान करना है, फिर प्रश्न समस्या की व्याख्या करना और उसको वैलिड करना, उसका वैलिडेशन लेना। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कोई भी प्रश्न या समस्या है तो उसको समझने की आवश्यकता होगी, फिर आप उसका सूत्र फॉर्मूला डालोगे, फिर आप उसका हल निकालोगे, समस्या का समाधान करोगे, फिर आप उसकी व्याख्या करोगे। मतलब अपन लास्ट में नहीं लिखते कंक्लूजन या फिर अतः हमने ये सिद्ध किया, तो उसकी पूरी आप व्याख्या कर दोगे। ठीक है, और उसको आप वैलिडेशन के लिए आप उसको प्रूफ कर दोगे, LHS इक्वल टू RHS, यदि आवश्यकता लगी तो आप उसको प्रूफ कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4 कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक रिमीडियल टीचिंग होता है, उसका क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी तरीके से फॉर्मुलेट करके पूछा जाता है कि रिमीडियल टीचिंग करते हो तो सबसे पहले आप कौन सा चीज़ को अपनाओगे, उसके बाद कौन सी स्टेप होगी। स्टेप वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो स्टेप याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्बर्ट के पंचपदी उपागम से पूछा गया, पाठ योजना का मुख्य भाग के हर्बर्ट सिद्धांत पर आधारित होता है? प्रस्तुति पर, निष्कर्ष पर, परिचय पर या संधि और सामान्यीकरण पर? तो देखो, हर्बर्ट का पंचपदी उपागम आता है,
हमने ये सेशन भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने हर्बर्ट का पंचपदी उपागम पढ़ना है तो आप संस्कृत की एक क्लास में जाकर देखना, संस्कृत की प्लेलिस्ट जाकर देखना, अभी इस पर रखी हुई है चैनल पर, उसमें हर्बर्ट ही उपागम पढ़ा हुआ है। तो संस्कृत की क्लास है लेकिन सीखा हमने सारा हिंदी में ही है, तो ये हर्बर्ट का पंचपदी उपागम आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, पांचों स्टेप यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ कि कौन से पंचपदी है, मतलब कि टोटल स्टेप कितनी हो जानी है, 5 हो जानी है। सबसे पहला क्या होता है, प्रस्तावना होता है। तो उन्होंने प्रस्तावना दिया था, उसके अंदर 2 चीज़ें और आती है। सबसे पहले एक आता है नॉर्मल प्रस्तावना और उसी का सेकेंड पार्ट हो जाता है उद्देश्य कथन। ये पहला भाग होता है। दूसरे भाग में वो क्या करते हैं, दूसरे भाग में बताया गया है प्रस्तुतिकरण, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तीसरे में आप तुलना करोगे मतलब जोड़ना, कोई भी चीज़ लग रही है तो उसको ऐड कर दोगे। फोर्थ में आप क्या करते हो, फोर्थ में आप कर लेते हो सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन करना, एसोसिएशन करना, और लास्ट में आप क्या करते हो, उसका प्रयोग कर लेते हो। जहाँ पर भी आपको आवश्यकता लग रही है प्रयोग कर लेते हो। ठीक है, यदि आप लिख रहे हो तो लिख लो। सबसे पहला प्रस्तावना होता है, इसके 2 भाग होते हैं, एक तो प्रस्तावना ही होता है और दूसरा होता है उद्देश्य कथन। दूसरा होता है हमारा प्रस्तुतिकरण, आप किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। तीसरा हमारा हो जाता है तुलना। ठीक है, तुलना करना, कंपैरिजन करना, जोड़ना, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। फोर्थ हो जाता है हमारा सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन करना, और फिफ्थ हो जाता है हमारा प्रयोग करना। तो सबसे पाठ योजना का मुख्य भाग इसमें क्या होता है, जनरलाइजेशन करना, एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन करना। आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसका सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हर्बर्ट के पंचपदी उपागम का मुख्य भाग होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता है, वह क्रियात्मक क्रिया क्या कहलाएगी। क्या चीज बोली गई है, वन अमंग द बिलो डजंट बिलोंग टू द क्रिएटिव बिहेवियर एंड दैट एक्शन वर्ब इज नोन एज। मतलब कि कोई रचनात्मक कार्य नहीं है, कोई क्रिएटिविटी की यहाँ पर बात नहीं हो रही। तो किस चीज में क्रिएटिविटी नहीं आती है, बस इतना सा बताने की कोशिश करनी है अपन को। रिकंस्ट्रक्ट होती है कोई भी चीज़, तो क्रिएटिविटी हो सकती है। डिज़ाइन हमारी यहाँ पर क्रिएटिविटी हो सकती है। अल्टर हम किसी भी चीज़ में चेंज कर रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई भी चीज़ रखी हुई है, कोई भी एक सिद्धांत रखा हुआ है, हम उस सिद्धांत को थोड़ा सा बोल सकते हैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर हल्के से चेंज ला रहे हैं। तो चेंज क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो आइडिया है कि हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज करना, अल्टर करना, उसको डिज़ाइन करना आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है, लेकिन किसी भी चीज़ की तुलना करना आपकी क्रिएटिविटी को शो नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कंपेयर करना। थोड़ा हिंदी है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत लगेगी, बाकी कुछ नहीं है। क्रिएटिविटी के भाग कौन कौन से हो सकते हैं, इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्रिएटिविटी में आप किसी चीज़ का पुनर्निर्माण कर रहे हो, पुनर्निर्माण कर रहे हो मतलब पुरानी चीज़ में कुछ एडिशन आप करोगे, नई चीज़ डालोगे, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन होगा। आप उसका डिज़ाइन कर रहे हो तो वो भी आपका क्रिएटिविज्म को शो करता है कि आप क्या कर रहे हो, रचनात्मक कार्य कर रहे हो। आप यहाँ पर अल्टर कर रहे हो, उसमें कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हो। परिवर्तन कब लाओगे, जब आपको उसकी जानकारी होगी। तो ये भी इसका एक भाग हो गया। कंपेयर करना इसका एक भाग नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, लेट अस स्किप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 आयामी संस्थिति टोपोलॉजी गणित में एक शाखा है जिसको किससे संबंधित है। 3 आयामी, 3D डायमेंशन, 3D मूवीज वगैरह आप देखते हो, ऐसा लगता है बिल्कुल रियल हमारे सामने चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो 3D किस चीज़ का हिस्सा है, बायोटेक्नोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का है, रसायन का, फिजिक्स का। फिजिक्स ने ही तो डेवलप किया है 3D को, 3 डायमेंशन को, तभी तो हम लोग इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये फिजिक्स का हिस्सा है। 3 आयामी, 3 डायमेंशनल, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी 3 डायमेंशनल मतलब 3D। आप यहाँ पर अगर इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में जाना बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। और ग्रेड 3 वालों के लिए स्पेशल हिंट है ये, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़, अगर आप हिंदी के हो तो इंग्लिश में देखना, और इंग्लिश के हो तो हिंदी में जाकर जरूर देखना। आपको डेफिनेटली कुछ नई हिंट मिलेगी और इस हिंट से आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, आज 6 बजे की क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यही डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके के हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन को देखने से किस तरीके से आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, बात करेंगे सारी चीज़ें 6 बजे वाली क्लास में, तो आप 6 PM वाली क्लास को ज्वाइन करना। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका पेडागोजी का ही है। गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, प्रश्नों को सुलझाना और संगणनात्मक कौशल में सुधार करना। तो गणित शिक्षा हम लोग दे रहे हैं तो इसका मेजर लक्ष्य क्या होता है, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना मैथ्स का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, प्रश्नों को सुलझाना वैसे ही सुलझा लेंगे यदि उनकी विचार प्रक्रिया मतलब उनको मैथमेटिक्स समझ में आ गई तो सारी प्रॉब्लम वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन लक्ष्य क्या रखा जाता है, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। वो कुछ भी सोचे तो वो उस वे में जाकर सोचे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
और क्वेश्चन है इसके, माइक्रो टीचिंग कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, इसे किसके द्वारा कहा गया है? माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है, सूक्ष्म शिक्षण की बात हो रही है। हिंदी में नहीं लिखा है लेकिन आपको पता होना चाहिए, माइक्रो टीचिंग को हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, जो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन रहता है, उसमें टीचर एक थोड़ा सा ट्रायल लेता है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा, ये जो परिभाषा है माइक्रो टीचिंग, कक्षा का आकार, इट इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग एंड काउंटर इन अ क्लास साइज एंड अ क्लास टाइम, ये किसके द्वारा कहा गया? संघर्ष की न्यूनता, मतलब कम समय में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है, रीटीच करना होता है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? पियाजे, गेने, ब्रूनर या WD एलन के द्वारा? तो ये DW एलन के द्वारा कहा गया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे गणितीय पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना है? मनोवैज्ञानिक, सामायिक, एकात्मक और सर्पिलाकार। याद आ रहा है फेबोनाची सीरीज में हम लोग जब गोल्डन रेशियो बनाए थे तो अपन ने मोनालिसा की इमेज देखी थी, और मोनालिसा की इमेज पर हम लोग उनका जो चित्र था, मान लो ये मोनालिसा बैठी हुई है, ठीक है, तो मोनालिसा के चित्र पर हम लोगों ने इस प्रकार का एक शेप बनाकर देखा था गोल्डन रेशियो का। तो ये सर्पिलाकार शेप हर जगह अप्लाई होता है, चाहे आप ज्यामिति की बात कर लो, चाहे बीजगणित की बात कर लो, आप कहीं पर भी बात कर लो, ये सर्पिलाकार मैथ्स जो है हर जगह काम आती है। गोल्डन रेशियो जो है हर जगह काम आता है। ठीक है, सुनहरा अनुपात जो है, वैसे इसको नॉर्मली गोल्डन रेशियो के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन कभी कभी प्रश्न क्या करता है, पूरी हिंदी कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, तो कभी आपको सुनहरा अनुपात देखने को भी मिले तो उसका मतलब आप गोल्डन रेशियो ही मानिएगा। तो हमने देखा था ताजमहल का डिजाइन है, कोई भी इमेज यदि बनाई जाती है, फूलों की डिजाइन होती है, और वो पेड़ों का जो साइज होता है वो सारा किस में होता है? सर्पिलाकार में होता है। तो स्पाइरल गणित जो है सब जगह उपयुक्त दृष्टिकोण इसको माना जाता है। तो आप लोग आंसर क्या कर आओगे? आप लोग आंसर कर आओगे स्पाइरल शेप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? महत्व देना, लागू करना, ग्रहण करना या फिर प्रतिक्रिया देना। संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात हो रही है, कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है, तो कॉग्निटिव थ्योरी को आप अप्लाई कर लो, जिन पियाजे कोई भी कॉग्निटिव से कनेक्टेड है उनको आप यहाँ लेकर आ जाओ। महत्व देना, लागू करना, ग्रहण करना या प्रतिक्रिया करना, तो लागू करना। जो भी आप चीज़ें अप्लाई करते हो, आपके विचारों का आपके अंदर जन्म हो रहा है, तो आप उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हो? जैसे कि जिन पियाजे की थर्ड स्टेज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगता है मैथ्स का, तो आप उसको क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, कौन सी वस्तु भारी है, कौन सी वस्तु हल्की है? हमारी जो होती है रुई हल्की होती है, लोहे की बॉल भारी होती है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन बताता है, तो इसको किससे कनेक्ट करोगे आप? लागू करना से। ठीक है, आप उस चीज़ को कहाँ पर लागू कर रहे हो, तो ये मैथ्स में यहाँ पर काम आएगा। एक चीज़ और बता देती हूँ, सेशन खत्म होने के बाद में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि कल आपकी कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है मैथ्स का, गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करता है? व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाएगा, व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा, कौन सी चीज़ यहाँ पर मदद करेगी? तो अनुशासन, उपयोगी होना, सांस्कृतिक होना या फिर सामाजिक होना। तो गणित पढ़ाने के बाद निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य मदद करेगा व्यक्ति को, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? कब? जब आप गणित पढ़ा दोगे। ठीक है, मैथमेटिक्स कहाँ हेल्प करेगी बच्चों को? अनुशासन, डिसिप्लिनरी होने के लिए, मतलब वो अपने खुद से कार्य कर पाएगा, डिसिप्लिनरी हो पाएगा। जैसे कि एक स्टेटमेंट हमने 9th क्लास की बुक में पढ़ा था कि थेल्स जो है, एक मिनट, थेल्स जो है वो क्या थे? पाइथागोरस के गुरु थे। तो फिर वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी कि जो थेल्स है पाइथागोरस के गुरु हैं, तो पाइथागोरस उनके कौन से शिष्य थे? पाइथागोरस उनके अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी शिष्य थे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि टीचर जो है यदि बच्चे को मैथ सिखा देता है तो उनके स्टूडेंट कैसे हो जाते हैं? डिसिप्लिनरी हो जाते हैं। ठीक है, अनुशासनात्मक शिष्य यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, मद विश्लेषण तैयार करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति होती है, किसके लिए? प्रश्न बैंक के लिए, मूल्यांकन के लिए, परीक्षा के लिए, छात्र प्रदर्शन के लिए। तो यदि आइटम का एनालिसिस करते तो वो प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन की रणनीति होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक ब्लूप्रिंट रेडी की जाती है, किसी भी पेपर को रेडी करने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट आता है, तो वो मद विश्लेषण होगा, एक आइटम एनालिसिस होगा, जो कि क्वेश्चन बैंक तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन की रणनीति होती है। पूरा आप क्या कर रहे हो? पेपर रेडी करने से पूरे पहले आप उसका क्या कर रहे होते हो? पूरा एनालिसिस कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये चीज़ हमारे लिए प्रश्न बैंक यहाँ पर कहलाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ्स का, लेट अस स्कीप। चलिए, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मैथ्स के हैं। अब ये सेशन अभी हम लोग यहाँ पर
अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेपर में क्या चीज़ें दी हुई है उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। कल आपका एक सेशन होगा, मतलब 10 सितंबर को एक सेशन होगा, ठीक है। उसमें मैथ्स पेडागोजी ही हम लोग पूरे दिन भर में मैथ्स पेडागोजी ही कंप्लीट करेंगे, ताकि एक दिन हम लोग ले लेते हैं पूरा और उसमें सारी मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है A to Z सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। उसमें 7th 8th 10th और 6th की बुक से जितनी भी इंपॉर्टेंट पेडागोजी हम पढ़ सकते हैं वो सारी कंप्लीट करेंगे, और मैथ्स पढ़ने की क्या क्या विधियाँ होती है वो सारी भी कंप्लीट करेंगे। मतलब कल पूरा दिन आपको मैथ्स ही पढ़नी है। तो मैं आपको पूरा टाइम बता दूंगी किस किस टाइम पर कौन कौन से सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो आपको शाम तक सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अगले पेपर पर बढ़ते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम में ये क्वेश्चन क्या है आपको बता रहा है। स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम मतलब लॉजिकल चीज़ें क्या होती है, प्रमेय होती है जिसमें उत्पत्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपकी वो वाले क्वेश्चन हो गए। अभिग्रहित क्या होती है, अभिकल्पना क्या होती है, वहाँ से पूछे गए सारे क्वेश्चन ये हम लोग को लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं 2 से 3 डेफिनेशन आपको यहाँ पर बता देती हूँ। गणित में सभी कथन मान्य होते हैं, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद हमने देखा था किसी भी गणितीय कथन को असत्य साबित करने के लिए सिर्फ एक उदाहरण ही पर्याप्त होता है। किसी भी गणितीय कथन को हम लोग यदि गलत प्रूफ करना चाहते हैं कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है कि 3 संख्याओं का योग हमेशा 16 से विभाज्य होगा, ये सही है कि नहीं, एक गलत उदाहरण भी आप दे दोगे या एक विपरीत उदाहरण भी आप उसके लिए दे दोगे, तो वो जो कथन आप लोग इतने समय से बता रहे थे वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अभिग्रहित क्या होते हैं। अभिग्रहित हमने देखा था। अभिग्रहित क्या होते हैं, अभिग्रहित वे कथन होते हैं जो बिना सिद्ध किए सत्य मान लिए जाते हैं, जैसे कि 2 रेखा एक दूसरे के ऊपर संपाती होती है। इस प्रकार के जो अभिग्रहित दिए गए वो किसके द्वारा दिए गए, यूक्लिड के द्वारा दिए गए। तो आपसे क्वेश्चन कुछ यूँ पूछा जाएगा कि वे कथन जो बिना सिद्ध किए सत्य माने जाते हैं किसके द्वारा कहा गया है और इन कथन को क्या कहा जाता है, तो यूक्लिड के द्वारा कहा गया है। और ये स्टेटमेंट जो है ये क्या कहलाएगा, हमारा एक अभिग्रहित यहाँ पर कहलाएगा। फिर हमने पढ़ा था एक अभिधारणा क्या होती है, अभिकल्पना या अभिधारणा या फिर पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। अभिकल्पना वह कथन होता है जो गणितीय अंतर्ज्ञान से हम लोग सही मानते हैं, मतलब हमारी समझ के आधार पर सही होता है, लेकिन उसको प्रूफ करने की आवश्यकता होती है। क्या करने की आवश्यकता होती है, उसको प्रूफ करने की हमको आवश्यकता होती है। तो ये कथन आपके लिए क्या कहलाएंगे, ये कथन आपके लिए यहाँ पर अभिधारणा कहलाएंगे या फिर अभिकल्पना यहाँ पर कहला सकते हैं। प्रमेय क्या होता है, प्रमेय वह गणितीय कथन होता है जिसको पहले से सिद्ध किया जा चुका है, जिसको पहले से सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन उसको क्या करने की आवश्यकता है, जिसको हमें उपपत्ति करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई, ये डेफिनेशन हो गई हमारी प्रमेय की। सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक बार और रिवाइज करना हो तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रमेय को ही समझ लेते हैं। प्रमेय वह गणितीय कथन है जिसको पहले से सिद्ध कर दिया जा चुका है और जिसको क्रमबद्ध तरीके से पेश किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति की जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए प्रमेय कहलाएगा। स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम आपके लिए क्या कहलाते हैं, प्रमेय कहलाते हैं। अभिकल्पना वह कथन होता है जो गणितीय अंतर्ज्ञान से सही मानते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, जिसको सिद्ध करना शेष होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अभिग्रहित क्या होते हैं, अभी हमने अभिकल्पना पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं अभिग्रहित क्या होते हैं, एक्सोम्स क्या होते हैं। तो अभिग्रहित वे कथन होते हैं जो बिना सिद्ध किए सत्य मान लिए जाते हैं कि हाँ जो फैक्ट है बिल्कुल सिद्ध है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। वो चीज़ें आपके लिए क्या कहलाएगी, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अभिग्रहित कहलाती है। क्लियर है। और गणित में कोई भी कथन तभी मान्य होता है जब या तो वो कंप्लीटली सही हो या कंप्लीटली रॉन्ग हो। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 0 1 1 2 5 8 13 21 34 55। ये क्रम आगे चलता रहेगा। ये अनुक्रम क्या कहलाता है, गणितीय किसके द्वारा दिया गया है, यूक्लिड के द्वारा, थेल्स के द्वारा, फिबोनाची के द्वारा, पाइथागोरस के द्वारा। तो ये फिबोनाची सीरीज है, ये मैथमेटिशियन जो है फिबोनाची के द्वारा दिया गया है। और इन नंबर को क्या बोला जाता है, ये जो नंबर है इनको हेमचंद्र नंबर बोला जाता है, क्योंकि भारत के जो हेमचंद्र आचार्य महाराज थे उन्होंने फिबोनाची से लगभग 50 साल पहले इस सीरीज की खोज कर ली थी और गोल्डन रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने समझा दिया था। तो ये हेमचंद्र नंबर कहलाते और ये सीरीज आपकी फिबोनाची सीरीज यहाँ पर कहलाएगी। जो भी ऑप्शन में आपको दिखेगा उसका आंसर आपको कर देना है। अगर यहाँ पर आपको हेमचंद्र आंसर दिखे कि हेमचंद्र, तो आप हेमचंद्र आंसर यहाँ पर करके आ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्टियम शब्द से जीवा हाफ कोड के अरबी में अनुवादित करने पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा। ये भी हमने 9th क्लास की बुक में पढ़ लिया था कि ज्या बोला जाता है, साइन बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ज्या और कोज्या को साइन और कोसाइन बोला जाता है, ये हमने बुक के अंदर देख लिया था। आंसर क्या हो जाएगा, ज्या साइन इसका अर्थ होता है। आर्यभट्टियम से शब्द जीवा हाफ कोड को अरबी में अनुवादित करने पर इसका अर्थ साइन ज्या कहलाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी दो आसन फेबोनाची संख्याओं जो कि 3 के बाद आती है, क्योंकि सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। कभी यूँ पूछ ले फेबोनाची सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 0 से स्टार्ट होती है। उसका दूसरा पद क्या है, 1 है, तीसरा पद भी 1 होता है, चौथा पद 2 होता है, पांचवा पद 3 होता है। तो ऐसे पद आप जमा सकते हो, फिर तो आपको जोड़ना ही है। 3 के बाद वाली सारी सीरीज जो होगी उसको क्या बोला जाएगा, उसका अनुपात 1:1.618 बनेगा। तो ये नंबर क्या कहलाता है, ये नंबर आपके लिए क्या कहलाएगा, ये बस आपको बताना है। गोल्डन रेशियो कहलाएगा, फेबोनाची अनुक्रम कहलाएगा, गोल्डन त्रिभुज कहलाएगा, लीबर ओबीसी कहलाएगा। तो ये गोल्डन रेशियो कहलाता है, क्योंकि सीरीज नहीं पूछी है। 3 के बाद का जो नंबर है, यानी कि 3 के बाद का नंबर 5, 8, 3, 5, 8 है ना, 8 और 5 13, ठीक है। उस तरीके से ये चलेगा। 21, तो 8 को 5 से डिवाइड करोगे, 13 को 8 से डिवाइड करोगे, 5 को 3 से डिवाइड करोगे, 21 को 13 से डिवाइड करोगे, तो हमेशा यही अनुपात आएगा। तो ये अनुपात आपका गोल्डन रेशियो कहलाएगा। ये जो रेशियो है 1:1.6 का, ये आपके लिए क्या कहलाता है, गोल्डन रेशियो कहलाता है। प्रकृति में हर जगह आपको गोल्डन रेशियो देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पेडागोजी का कहाँ गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये वाला, व्यवहारिक उद्देश्यों को के रूप में भी जाना जाता है। डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव, विकासात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, दक्षतापूर्ण उद्देश्य या फिर प्रदर्शन उद्देश्य। जो व्यवहारिक उद्देश्य है, जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है, मतलब व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, ये सारी चीजें किसके अंदर डाली जाती है, क्या विकासात्मक उद्देश्य के अंदर, विशिष्ट उद्देश्य के अंदर, दक्षतापूर्ण के अंदर या फिर प्रदर्शन के अंदर। तो ये डाली जाएगी प्रदर्शन उद्देश्य के अंदर, क्योंकि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो उससे क्या पता चलेगा, आपका व्यवहार पता चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। परीक्षा के विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है। परीक्षा अंकों की परिशुद्धता देखना, परीक्षा अंकों का विकास करना, उनकी संगतता को चेक करना, उनकी कंसिस्टेंसी को चेक करना, या फिर उनकी रेटिंग को चेक करना। कोई भी परीक्षा आपको वैलिड कब लगती है, विश्वसनीय कब लगती है, जब आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे। ट्रस्ट कब करोगे, जब वो एक्यूरेसी होगी, डेवलपमेंटल होगी, कंसिस्टेंसी होगी उसके अंदर, या फिर रेटिंग उसकी बहुत अच्छी होगी। तो कंसिस्टेंसी यानी कि संगतता जो है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। मतलब कि एक बहुत प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन भी है उसके अंदर, हार्ड क्वेश्चन भी है, मतलब एक प्रॉपर मेंटेन करके उस एग्जाम को दिया हुआ है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है कि परीक्षा के अंकों के अंदर क्या हो, कंसिस्टेंसी हो, मतलब कि उसकी संगतता हो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्ण संख्या के वितरणात्मक गुण को दर्शाने वाला व्यंजक कौन सा है। एक क्रम विनिमय होता है, एक वितरणात्मक होता है और एक साहचर्य का होता है। तो इसी से आप दो करके 6 नियम यहाँ पर बना पाओगे। 441 इंटू 358 इंटू 568, इसमें क्या करा है, पहले वाले को ब्रैकेट में बंद करके बाद वाले को निकाल दिया है। दूसरे वाले में क्या करा है, इंटू वाला जो है साहचर्य का नियम लगा दिया है। तीसरे वाला आपको क्या लग रहा है, 831 511 कर दिया, 511 प्लस 831 आगे पीछे कर दिया है। और तीसरे वाले में भी यही करा है, बस संख्या को आगे पीछे कर दिया है। तो यहाँ पर वितरणात्मक नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वितरणात्मक नियम यहाँ पर क्या बताएगा आपको, 241 इंटू 367 प्लस 543 को यदि आप इसके अंदर डालोगे तो 241 का आप क्या करोगे, 367 के अंदर गुणा कर दोगे, और 241 का 543 के अंदर गुणा कर दोगे। तो ये क्या है, वितरणात्मक नियम बता रहा है। कौन सा, गुणन का वितरणात्मक नियम यहाँ पर बताएगा। अब प्रीवियस क्लास में जाकर देखना, ये गुणन के जितने भी नियम होते हैं, एक साहचर्य नियम होता है, एक क्रम विनिमय नियम होता है और एक वितरणात्मक नियम होता है गुणन का ही, वो यहाँ पर शो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ जाकर पूरी क्लियर हो जाएगी। और आज आपको मैं एक होमवर्क दूंगी जिसके अंदर 4 क्वेश्चन रहेंगे, उन 4 क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। फिर कल के सेशन में उन 4 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारे इसी नियम पर आधारित है। तो उसके पहले आपको ये नियम सारे पता होना चाहिए कि कौन से नियम यहाँ पर क्या है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लघुगणक, जो लॉगरिथम श्रेणी चलती है, लॉगरिथम की जो सारणी चलती है, उसके जनक कौन है, कैंटर है, जॉन नेपियर है, न्यूटन है या फिर सिल्वेस्टर है। तो लघुगणक के निर्माता जॉन नेपियर। ये 7th क्लास की बुक में जब हम पहली बार लॉगरिथम की श्रेणी पढ़ते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है, log 2 का मान क्या होता है, log 3 का मान क्या होता है, log 0 का मान क्या होता है, log 1 का मान क्या होता है, तब यहाँ पर बताया जाता है कि इस श्रेणी को किसके द्वारा बताया गया है, जॉन नेपियर के द्वारा बताया गया। हर बुक की लास्ट के जो 4 पेज होते हैं उसमें log की श्रेणी होती है।
ठीक है, तो ये किसके द्वारा बताई गई है? जॉन नेपियर के द्वारा। मानसिक रूप से क्रियाशील अंग सक्रिय का फोक एल्गोरिदम, जो कि मापन, अनुमान, आकृतियों और रुचिपूर्ण समझ के लिए भी है, कहा जाता है। मानसिक रूप से क्रियाशील अंक संक्रिया जो होती है, जैसे फोक एल्गोरिदम बोला जाता है, जो कि मापन, अनुमान, आकृति और रुचिपूर्ण समझ के लिए भी कहाँ ज़्यादा प्रचलित होता है? ये गांव में बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। जैसे कि सब मैथ्स का जो हमने फर्स्ट या सेकंड सेशन किया था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है, उसी के बाद मैं आपको यहाँ पर एक रिविजन करवाई हूँ। उसमें 1 हाथ, 2 हाथ, 1 गज, 2 गज, ये सारी चीज़ें जो आती है वो सारी कहाँ पर प्रचलित है? इसको फोक एल्गोरिदम आप बोल सकते हो। ये विलेजेस में बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? विलेजेस। अनुमान के आधार पर, जैसे हम नहीं बोलते 1 गज जमीन, 2 गज जमीन, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन लगाते हैं नॉर्मल प्रोसीजर के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें, टीन भी हमने समझा था, टीन शब्द क्या होता है, ठीक है, जो भी इसे गणना करने के ही काम आता है। तो ये सारी गांवों में बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है, फोक एल्गोरिदम इसको बोला जाता है। बीज गणित और सिद्धांत शिरोमणि दो महत्वपूर्ण कार्य किसके द्वारा किए गए? 9th क्लास की बुक से पूछा हुआ है। भास्कर 2, नारायण पंडित, वराहमिहिर या फिर महावीर के द्वारा। तो बीज गणित और सिद्धांत शिरोमणि जो है भास्कर 2 के द्वारा प्रचलित है, भास्कर 2 के द्वारा रचित रचनाएं हैं, ठीक है। और महाभास्करी और लघु भास्करी वो भास्कर प्रथम के द्वारा है। तो आप इन दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भास्कर 1 और भास्कर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। भास्कर 1 जो है उनके द्वारा महाभास्करी, लघु भास्करी लिखा हुआ है। भास्कर 2 के द्वारा लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि है, सॉरी बीज गणित और सिद्धांत शिरोमणि है, ठीक है। और लीलावती भी इन्हीं के द्वारा भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा ही रचित रचना है। नारायण पंडित के द्वारा कौन सी है? नारायण पंडित के द्वारा गणित कौमुदी है। वराहमिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतिका है। और महावीराचार्य जो है इनके द्वारा गणित सार संग्रह है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे हर एक नाम को। एक बार वो बता देती हूँ, नारायण पंडित गणित कौमुदी है, ठीक है, इनके द्वारा रचित। वराहमिहिर तो प्रसिद्ध है इसी पंच सिद्धांतिका के लिए। और महावीर या फिर महावीराचार्य आप उन्हें बोलेंगे, तो गणित सार संग्रह जो है इनके द्वारा प्रसिद्ध इनकी रचना है। बीज गणित सिद्धांत शिरोमणि और एक लीलावती है, ये भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा रचित यहाँ पर रचना है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर बन जाएंगे बहुत आसानी से। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दृश्य, श्रव्य, ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण, इनको कैटेगराइज किसके द्वारा किया गया कि श्रव्य साधन क्या होते हैं, दृश्य क्या होते हैं, श्रव्य दृश्य साधन क्या होते हैं? तो किसके द्वारा बनाया गया इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन? क्रॉथवेल के द्वारा, एडगर डेल के द्वारा, ब्लूम के द्वारा या फिर एंडरसन के द्वारा? तो ये एडगर डेल के द्वारा पूरी श्रेणी दी गई है। आपके मैथ्स में टीचिंग लर्निंग मटेरियल पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप मैथ्स पढ़ाओगे तो किन किन सहायक साधनों का प्रयोग कर सकते हो वो कल के सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हार्डली कल के सेशन में पूरी मैथ्स पेडागोजी में आपकी 3 से 4 सेशन में कंप्लीट करवा दूंगी, फिर कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पष्ट कथन की सच्चाई को स्थापित करने में प्रयुक्त मुख्य तार्किक साधन क्या कहलाएंगे? क्वेश्चन आपका एक शिफ्ट में भी पूछा गया था और वापस से पूछा जा रहा है। निगमनात्मक तर्क, स्वयं सिद्ध सिद्धांत कहलाते हैं, तार्किक तर्क कहलाते हैं, या फिर आगमनात्मक तर्क कहलाते हैं। मैथ्स में क्या करते हैं हम लोग? पहले रूल्स पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, उसके बाद उसके उदाहरण कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? निगमनात्मक तर्क यहाँ पर कहलाएगी। स्पष्ट कथन की सच्चाई को स्थापित करने में प्रयुक्त तार्किक साधन हमारे निगमनात्मक तर्क यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपको कोई भी वो परिभाषा नहीं लग रही, पोस्टुलेट्स की नहीं लग रही है, प्रमेय की नहीं लग रही है, ठीक है। एक्सोमेटिक जो स्वयं तर्क सिद्धांत होता है उसकी भी नहीं लग रही है, जो पहले से सिद्ध होते हैं वो भी चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमें स्थापित करना है। तो ये चीज़ें क्या कहलाएगी? निगमनात्मक तर्क यहाँ पर कहलाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते और कोई क्वेश्चन हो मैथ्स का तो इसके अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि ये वाली शिफ्ट हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए। देखो, सतत मूल्यांकन पर जोर देने के लिए होता है। सतत मूल्यांकन किस चीज़ पर जोर देता है? केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए साक्ष्य का पुनः परीक्षण और प्रतिक्रिया के ऊपर, केवल अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, उपरोक्त सभी के ऊपर, केवल संपूर्ण शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन का विनिमय करने के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर पुनः परीक्षण वापस हो सकता है, फीडबैक मिलता है, क्योंकि टीचर को यहाँ पर फीडबैक मिल जाता है। सतत क्या होता है? सतत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू मूल्यांकन। कंटिन्यू होता रहता है, कंटिन्यू मतलब हर दिन होता रहेगा, हर समय होता रहेगा। तो वापस टीचर को एट ए टाइम क्या होगा? फीडबैक भी मिलता रहेगा कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो टीचर को पता चलेगा। पहला सही है। अधिगम अंतरालों, कोई भी लर्निंग गैप आ गई तो उसका डायग्नोसिस करोगे, निदान करोगे, दूसरा भी सही है। फोर्थ वाला भी सही है। आकलन मूल्यांकन का विनिमय करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ असेसमेंट आप करोगे, तो ये भी सही। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दिस तीसरे नंबर पर बैठा है। ऐसा नहीं कि आप डी करके आ जाओ कि डी या फर्स्ट में ऑल ऑफ दिस बैठता है। ये ऑल ऑफ दिस कहीं पर भी आकर बैठ सकता है, तो आप देख लेना ऑल ऑफ दिस कहाँ रखा हुआ है। तो इसका आंसर आप टिक करके आना ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षण की एक निरंकुश ऑटोक्रेटिक शैली को किस रूप में जाना जाता है? अनौपचारिक शैली के अंदर, एकीकृत शैली के अंदर, छात्र केंद्रित शैली के अंदर और शिक्षक केंद्रित शैली के अंदर इसको जाना जाता है। शिक्षण की एक निरंकुश, निरंकुश मतलब कि बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है। बच्चे कैसे हैं? बच्चे निष्क्रिय रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टीचर बोले जा रहा है, टीचर बोले जा रहा है, बच्चे सुन ही नहीं रहे, बच्चे ध्यान ही नहीं रह रहे। बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्टिव होते हैं और एक प्रकार से पैसिव होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर पैसिव लर्नर के रूप में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक निरंकुश शैली ऑटोक्रेटिक जहाँ पर बच्चों का ध्यान नहीं है, ये शैली क्या कहलाती है? अनौपचारिक, एकीकृत, छात्र केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित। तो ये शिक्षक केंद्रित होगी। जैसे नॉर्मली व्याख्यान केंद्रित, व्याख्यान विधि जो होती है वो शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक केंद्रित क्यों होती है? क्योंकि टीचर वहाँ पर बोलता रहता है और बच्चे सिर्फ सुनते रहते हैं। उनके पास ना इतना ज़्यादा ऑप्शन होता है कि वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करे, तो सुनकर ही उन्हें याद करना होता है। तो वो एक प्रकार से शिक्षण की निरंकुश शैली या फिर ऑटोक्रेटिक शैली आप उसको बोल सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, नकारात्मक पुनर्बलन प्रतिक्रिया से पहले होता है और प्रतिक्रिया के पश्चात क्या होता है? नकारात्मक पुनर्बलन कब मिलता है? प्रतिक्रिया से पहले मिलता है। और प्रतिक्रिया के बाद क्या मिलेगा? प्रतिक्रिया के बाद दंड मिलेगा। जैसे कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या बताता है? जैसे कि मैं अपने रूम में एक ही एग्जांपल हमेशा देती हूँ ताकि क्या हो कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने अपने रूम की सफाई नहीं करी, तो रूम की सफाई नहीं करने पर क्या होगा? मुझे डांट पड़ेगी। तो ये चीज़ें क्या है? उस डांट से बचने के लिए मैं अपने रूम की सफाई कर दूंगी। तो डांट से बची हूँ मतलब कि मैं उससे बच गई हूँ। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन है, जो कि डांटने से पहले का काम है। और दंड कब पड़ेगा? जब गलती करने के बाद दंड पड़ेगा। इसको समझ लो, क्योंकि हो सकता है आपने वो रात को 11 बजे वाले सेशन नहीं देखे, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। एक तो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है, एक सकारात्मक दंड होता है। ये स द मतलब सकारात्मक दंड और न द मतलब कि नकारात्मक दंड होता है। जब मैंने कोई भी अच्छा काम करा, मैंने रूम की सफाई करी, मुझे चॉकलेट मिली, तो वो सकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होगा? मैं अपने रूम की सफाई नहीं करती हूँ, उस डांट से बचने के लिए यदि मैं रूम की सफाई कर देती हूँ तो मैं बच गई हूँ, डांट तो पड़ी नहीं है तो मैं बच गई हूँ। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन है। सकारात्मक दंड यहाँ पर क्या होगा? आपने किसी को डांट दिया, किसी को पीट दिया, तो वो उसके लिए सकारात्मक दंड होगा। डांटा क्यों है, मारा क्यों है? उसके अच्छे के लिए मारा है, तो वो सकारात्मक दंड होगा। अब नकारात्मक दंड यहाँ पर क्या होता है? नकारात्मक दंड ये होता है जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो काम नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं? उनको दिन में चाय नहीं देते हैं। इस तरीके के कार्य किए जाते हैं बॉस के द्वारा। ठीक है, बॉस या ऑफिस का जो हेड होता है उसके द्वारा इस तरीके के कार्य किए जाते हैं। तो ये नकारात्मक दंड है। आपने क्या करा? कुछ अच्छी चीज़ को उनकी लाइफ से हटा दिया। आपने कॉफ़ी मशीन या चाय जो बनती है, उस चाय का जो ठेला लगता है, उसको आपने आपके ऑफिस के यहाँ से हटा दिया कि आपसे किसी को चाय नहीं मिलेगी। और कैंटीन में जाओगे तो कॉफ़ी मशीन भी बंद है, अब किसी को कॉफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि आप सभी लोग बहुत लेट आते हो। तो वो आपके लिए नकारात्मक दंड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रतिक्रिया के पश्चात, क्योंकि सारे लोग लेट आ रहे थे, तो यहाँ पर जो दंड मिलता है वो पनिशर हो जाएगा। दंड देने वाला प्रतिक्रिया के पश्चात होगा, क्योंकि आप लेट आए थे इसलिए आपके लिए हमने क्या कर दिया? चाय का जो दुकान है उसको हटा दिया है, कॉफ़ी मशीन को हमने कैंटीन से हटा दिया है, तो वो पनिशर हो जाएगा। वो दंड देने वाला प्रतिक्रिया मतलब आपकी गलती करने के पश्चात होगा। और प्रतिक्रिया के पहले क्या मिल जाता है? नकारात्मक पुनर्बलन यहाँ पर मिल जाता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नहीं तो नहीं हो रहा है तो एक बार बताना, मैं आपको वीडियो बता दूंगी कि किस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कथन की सत्यता या असत्यता को क्या कहा जाता है? अभी हम लोग अभिग्रहित और पोस्टुलेट डिस्कस कर रहे थे, तो इस कथन को क्या कहा जाता है? या तो वो सत्य है या फिर गलत है। इस चीज को माना जाता है सत्य मान या फिर ट्रू वैल्यू। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए, इस शिफ्ट में 15 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी के थे और प्रीवियस शिफ्ट में भी 15 थे, तो 30 क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, सेशन को हम लोग अभी यहाँ ओवर कर रहे हैं। सबसे पहले आप वो होमवर्क क्वेश्चन के जो 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे आपके नंबर पर। ठीक है, अगर नहीं है आपका नंबर मुझसे ऐड हमारी टीम से, तो 8770803840 पर आप मैसेज कर देना ऐड मी करके। ठीक है, व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, वॉइस कॉल नहीं करना है, वीडियो कॉल नहीं करना है, नॉर्मल कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना सा लिखना है ऐड मी, तो आपका नंबर जल्दी से ऐड हो जाएगा और वो होमवर्क क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ इन सबका PDF आपको मिल जाएगा एक बार सारे सेशंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ठीक है, चलिए, तो होमवर्क क्वेश्चन आपको आपके नंबर पर मैं सेंड कर दूंगी और उसका डिस्कशन हम लोग अपकमिंग जो सेशन आएगा मैथ्स पेडागोजी का, उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। और इन स्टूडेंट्स तक भी शेयर कर देना जिनको नहीं पता है कि हम लोग मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट कर रहे हैं या फिर हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा काम आप मेरे लिए कर सकते हो। एंड सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।